हेलो एवरीवन, मैं अंकित चौहान अनुसंधान ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। अभी लॉकडाउन का वक्त है, इसलिए आप सभी लोगों की स्टडी भी इफेक्टेड हो रही है। सो अनुसंधान एकेडमी आपके लिए, आपकी स्टडी के लिए तथा आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए ऑनलाइन क्लासेस लेकर आई है। आप घर बैठे अपने स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो, इसलिए मैं अंकित चौहान आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज जब हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं, उस समय हम ऑफलाइन क्लासों को भी ध्यान में रखते हुए टॉपिक शुरू करेंगे। आज हम सबसे पहले टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है ब्लड। तो शुरू करते हैं ब्लड। ब्लड यानी क्या होता है? रक्त यानी खून, जो आप सब देखते हो। ब्लड एक उत्तक होता है। ये एक संयोजी उत्तक होता है। कौन सा उत्तक होता है? ये एक संयोजी उत्तक होता है जिसको कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। यानी ब्लड एक संयोजी उत्तक होता है जिसे कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। कनेक्टिव टिश्यू दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ठोस यानी सॉलिड, और एक होता है द्रव या तरल जिसे लिक्विड कहा जाता है। यानी संयोजी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, ठोस या द्रव। अब आपसे ये पूछा जाता है कि ब्लड कौन सा उत्तक है? कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन कौन सा कनेक्टिव टिश्यू होता है? ये लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू यानी द्रव संयोजी उत्तक या तरल संयोजी उत्तक होता है। अब देखो, ब्लड में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ब्लड की पीएच, यानी ब्लड की पीएच कितनी होती है। पीएच यानी पता है क्या होता है? पीएच यानी होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी किसी चीज में हाइड्रोजन की शक्ति कितनी है। जैसे जल है, तो जल में मैंने कहा कि हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है, तो वो प्रतिशत मात्रा उस जल की क्या कहलाती है? पीएच कहलाती है। अब देखो, जो ब्लड की पीएच होती है वो कितनी होती है बताओ? 7.4, यानी ब्लड की जो पीएच होती है वो होती है 7.4। अब देखो, आपको पता है पीएच किससे मापी जाती है? बताओ। पीएच स्केल से। और उसमें क्या होता है कि जब किसी की पीएच कितनी हो, 7 हो, तो वो क्या होती है? उदासीन। 7 से कम है तो अम्लीय, और 7 से अधिक होती है तो वो क्या होती है? क्षारीय होती है। तो ब्लड की पीएच कितनी है? 7.4 है। तो ब्लड कैसा होता है? ब्लड एक कैसा पदार्थ है? क्षारीय। और कैसा? हल्का क्षारीय। हल्का क्षारीय क्यों? क्योंकि इसकी पीएच 7 से थोड़ी ही क्या है? ज्यादा है, ज्यादा अधिक नहीं। अब देखो, ब्लड जो होता है वो किसी स्वस्थ मनुष्य के वजन का कितना प्रतिशत भाग होता है? 7% भाग होता है। यानी अगर मान लो कोई आदमी 50 किलो का है, तो उस 50 किलो का 7% उसके शरीर के अंदर क्या है? रक्त है। यानी ब्लड आपके शरीर में कितना परसेंट होता है बताओ? 7%। बताओ, यहाँ तक समझ में आया? वापस देख लो एक बार। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। कैसा कनेक्टिव टिश्यू होता है? द्रव या तरल। ब्लड की जो पीएच होती है वो कितनी होती है बताओ? 7.4। और ये क्या होता है? हल्का क्षारीय पदार्थ होता है। और स्वस्थ व्यक्ति के वजन का 7% भाग क्या होता है? ब्लड होता है। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे, देखो आपके शरीर के अंदर 7% क्या है? ब्लड है। यानी पूरे शरीर में आपके क्या जमा है? रक्त जमा है। चाहे कहीं भी, सब जगह क्या जमा हुआ है? रक्त जमा हुआ है। इसका मतलब रक्त का कोई ना कोई क्या होगा? कार्य होगा। तो हम आगे क्या पढ़ेंगे? रक्त के कार्य, यानी ब्लड का फंक्शन क्या है? ब्लड आपके शरीर में किस तरह कार्य करता है और आपकी शरीर की सुरक्षा ब्लड किस प्रकार करता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे ब्लड के फंक्शन।
फंक्शन। तो देखो फर्स्ट ब्लड का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? संवहन। फर्स्ट वर्क है ट्रांसपोर्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं संवहन या परिवहन। देखो ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, परिवहन का मतलब क्या है? आपके शरीर में पदार्थों का आवागमन, यानी ले जाना और डालना। आया समझ में? यानी परिवहन करना। अब देखो परिवहन आपके शरीर में किस किस का होता है, पता है ना? किस किस का होता है? ऑक्सीजन का होता है। किसके द्वारा होता है? ब्लड के द्वारा होता है। फेफड़ों में प्रसिद्ध वायु को हृदय से शरीर तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? ब्लड ही करता है। कौन करता है? ब्लड। आपके शरीर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड भी जमा होती है, उसको भी बाहर ले जाने का कार्य कौन करता है? ब्लड ही करता है। भोजन का परिवहन भी कौन करता है? ब्लड के द्वारा होता है। पानी का संवहन किसके द्वारा होता है? ब्लड के द्वारा ही होता है। तो ब्लड का फर्स्ट फंक्शन क्या होता है? ये ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है। इसका कार्य करता है ट्रांसपोर्ट, यानी संवहन का कार्य करता है। और मेनली कौन से संवहन का कार्य करता है ये बताओ? O2 व CO2। किसका कार्य करता है? O2 व CO2। तो फर्स्ट फंक्शन पता चल गया। ब्लड किसका कार्य करता है बताओ? ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है। सेकंड वन एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज यानी क्या होता है? प्रतिरोधक, यानी प्रतिरोधक क्षमता। जैसे देखो कभी कभी आप बीमार पड़ते हो, ठीक है, बीमारी होती है ना, यानी आंतरिक रूप से या बाह्य रूप से आपके शरीर में कुछ सूक्ष्म जीवाणु पहुंच जाते हैं जो आपको क्या कर देते हैं? बीमार कर देते हैं। उनसे लड़ने का कार्य कौन करता है? एंटीबॉडीज करती है। और वो एंटीबॉडीज का निर्माण किसमें होता है? ब्लड में होता है, जो हानिकारक सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट कर आपके शरीर की क्या करती है? सुरक्षा करती है, आपको बीमारियों से बचाती है। तो ब्लड का सेकंड वर्क क्या होता है? एंटीबॉडीज का निर्माण करना। तीसरा है एंटीटॉक्सिन। टॉक्सिन का मतलब क्या होता है? विष। क्या होता है? विष। यानी आपके शरीर में कभी कभी क्या उत्पन्न हो जाता है? विष उत्पन्न हो जाता है। तो ब्लड का क्या गुण होता है? ये एंटीटॉक्सिन का निर्माण करता है। इसका निर्माण करता है एंटीटॉक्सिन। और ये एंटीटॉक्सिन क्या करते हैं? इस विष के साथ क्या करते हैं? फाइट करते हैं और उसको क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं। तो ब्लड एक एंटीटॉक्सिन का गुण होता है जो एंटीटॉक्सिन से लड़कर आपको शरीर से सुरक्षा करता है। समझ में आया? तो ये तीसरा फंक्शन इसका क्या होता है? एंटीटॉक्सिन का निर्माण करना। एक और होता है चौथा इसके अंदर, क्या बताया था मैंने? बताओ। हीमोग्लोबिन। क्या बताया था? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है? ब्लड के अंदर, और ब्लड में भी आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन, जो लोहे धातु का बना होता है। अब देखो ये लोहे धातु का बना होता है, इसके कारण आपके शरीर को मजबूती कौन प्रदान करता है? हीमोग्लोबिन। और इसकी कमी से कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? कौन सा? एनीमिया रोग उत्पन्न हो जाता है। कहते हैं ना, वैसे एक स्वस्थ मनुष्य में कितना लीटर खून होता है? 5 से 6 लीटर। जब उससे कमी हो जाती है तो हीमोग्लोबिन में क्या आती है? कमी। और आपके शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? एनीमिया रोग उत्पन्न हो जाता है। तो ये 4 इसके क्या थे बताओ? फंक्शन थे। फर्स्ट फंक्शन ब्लड ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है। सेकंड फंक्शन है कि ब्लड एंटीबॉडीज का भी निर्माण करता है। तीसरा एंटीटॉक्सिन। और चौथा एक हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है जो शरीर को क्या प्रदान करता है? मजबूती प्रदान करता है। तो ये ब्लड के क्या थे? फंक्शन थे। समझ में आया? अब देखो, अब आपको ये पता तो चलता है कि ये ब्लड है, ठीक है, ये इसके कार्य है, ये इतने वजन होता है, 7% होता है, इसकी pH ही होती है। लेकिन ये ब्लड बनता कैसे है? तो हम पढ़ेंगे कि ब्लड का निर्माण किस तरह होता है। तो देखो ब्लड जो होता है वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से बताओ? फर्स्ट क्या होता है इसके अंदर? प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। और सेकंड इसके अंदर क्या होती है? रक्त कणिकाएं, जिसको क्या कहा जाता है? ब्लड सेल्स। और इसको मान लो
100% ब्लड है, कितना प्रतिशत ब्लड है? 100। उस 100% ब्लड में जो प्लाज्मा होता है वो कितना परसेंट होता है बताओ? 55%। और रक्त कणिका कितनी होती है? 45%। यानी जो ब्लड बनता है उसके अंदर प्लाज्मा कितना परसेंट पाया जाता है? 55% पाया जाता है। और रक्त कणिका यानी ब्लड सेल्स जो होती है वो कितने परसेंट होती है? 45%। इसके अंदर क्या होती है? रक्त कणिकाएं होती है। यानी ब्लड ओनली दो चीजों से मिलकर बना होता है, कौन कौन सी? प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स, रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं कौन कौन सी होती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी यानी क्या होता है? लाल रक्त कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। और प्लेटलेट्स यानी होता है डिम्बाणु। यानी आरबीसी को हिंदी में कहा जाता है लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी को श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है? डिम्बाणु कहा जाता है। अब देखो प्लाज्मा, प्लाज्मा में क्या क्या होता है? तो प्लाज्मा में सबसे पहले क्या पाया जाता है? जल। क्या पाया जाता है? जल। और ये कितना परसेंट पाया जाता है? 93%। यानी प्लाज्मा में जितना भाग होता है उससे कहीं ज्यादा, यानी आप ये कह सकते हो कि प्लाज्मा है ही क्या? केवल जल। समझ में आया? यानी प्लाज्मा में टोटल क्या पाया जाता है? 93% जल ही पाया जाता है। फिर इसके अंदर होता है प्लाज्मा में प्रोटीन। कितना परसेंट पाया जाता है? ये 6%। यानी प्लाज्मा में प्रोटीन कितने परसेंट पाया जाता है? 6% इसमें प्रोटीन पाया जाता है। और अन्य पदार्थ ये कितना पाया जाता है? 1%। कितना पाया जाता है? 1%। तो देखो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे बताओ? प्लाज्मा। किसी भी ब्लड में प्लाज्मा कितना परसेंट? 55%। प्लाज्मा में जल कितना परसेंट? 93%। प्रोटीन कितना परसेंट? 6%। और अन्य पदार्थ कितना परसेंट? 1%। ठीक है। अब क्या प्लाज्मा ब्लड क्या होता है? क्षारीय होता है। ब्लड किससे मिलकर बना है? प्लाज्मा से और रक्त कणिकाओं से। इसका मतलब प्लाज्मा क्या हुआ? क्षारीय। कैसा? हल्का। हाँ, पीएच प्लाज्मा की लगभग ऐसे होती है 7.2 से लेकर 7.8 तक होती है। कितनी होती है? 7.2 से लेकर 7.8 तक होती है। लेकिन प्लाज्मा क्या होता है? हल्का क्षारीय होता है, क्योंकि ब्लड के अंतर्गत आता है। इसका अगर आप उसको लेबोरेटरी में लो, यानी अगर प्रयोगशाला में लो, तो ये क्या बन जाता है? अम्ल बन जाता है। क्या बन जाता है? ये अम्ल। लेकिन ब्लड में अगर प्लाज्मा का आप अगर निरूपण कर रहे हो तो ये कैसा बनेगा? क्षारीय बनेगा। ठीक है। अब देखो प्लाज्मा, प्लाज्मा में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? जल। क्या पढ़ेंगे? जल। अब देखो जल का क्या कार्य होता है? जल शरीर को क्या प्रदान करता है? आधार प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो जल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जल क्या करता है? शरीर को आधार प्रदान करता है। सेकंड पॉइंट है आपका प्रोटीन। तो प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाए जाते हैं वो कितने होते हैं? 3। कितने प्रोटीन पाए जाते हैं? प्लाज्मा के अंदर उपस्थित प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से? फर्स्ट कौन सा था बताओ? एल्ब्यूमिन। सेकेंड ग्लोब्यूलिन। और थर्ड कौन सा था? फाइब्रिनोजन। तो प्लाज्मा के अंदर कितने प्रोटीन पाए जाते हैं? 3 प्रोटीन पाए जाते हैं। कौन कौन से? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन। ठीक है। हम सबसे पहले कौन सा प्रोटीन पढ़ेंगे बताओ? एल्ब्यूमिन। हाँ, तो देखो एल्ब्यूमिन का पहला कार्य क्या काम करता है? एल्ब्यूमिन, मैंने आपको रक्त की पीएच बताई थी। रक्त की पीएच कितनी होती है? 7.4। तो ये जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है ये रक्त के पीएच को क्या करता है?
बनाए रखता है, ये रक्त की पीएच को बनाए रखता है। यानी 7.4 जो पीएच है इसको स्थिर रखता है, यानी न तो आगे आगे देता है ना पीछे होने देता है। ठीक है, तो फर्स्ट कार्य एल्ब्यूमिन प्रोटीन का होता है कि ये रक्त की पीएच को बनाए रखता है। सेकंड कार्य क्या बताया था बताओ? बीपी, नाम सुना? ब्लड प्रेशर। आपके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर होता है, आप कहते हो बीपी हाई है, बीपी लो है, तो ब्लड प्रेशर, एक स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर कितना होता है? कितना होता है? 80 to 120 mm/Hg। ये एक स्वस्थ मनुष्य का क्या होता है? बीपी होता है। एक 120 तक तो लिया गया है, लगभग 140 तक चला जाता है। कितना तक चला जाता है? 140 पार होने के बाद बीपी क्या हो जाती है? हाई हो जाती है। तो एक स्वस्थ मनुष्य में बीपी 80 to 120 mm/Hg होती है। इसको भी स्थिर रखने का कार्य कौन करता है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन। यानी दूसरा फंक्शन इसका है कि ये बीपी को बनाए रखता है। और तीसरा फंक्शन क्या है? मैंने क्या बताया था कि एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त कितना होता है? 5 से 6 लीटर। पुरुष में होता है 5 से 6 लीटर और स्त्री में कितना होता है? 4 से 5। यानी मेल में हो गया 5 से 6 और फीमेल में कितना हो गया? 4 से 5। इसके आयतन को भी बनाए रखने का कार्य कौन करता है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन। कौन करता है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन। तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन का तीसरा क्या है? रक्त का आयतन बनाए रखना। समझ में आया? तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन के 3 फंक्शन कौन कौन से हैं? वापस देख लो एक बार। फर्स्ट फंक्शन ये है कि ये रक्त की पीएच को क्या करता है? बनाए रखता है। सेकंड वर्ग इसका क्या है कि ये स्वस्थ मनुष्य की बीपी को भी क्या करता है? बनाए रखता है। और तीसरा, ये रक्त के आयतन को भी क्या करता है? बनाए रखता है। तो ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन के कार्य होते हैं। अब सेकंड आपका प्रोटीन है ग्लोब्यूलिन। इसके कितने कार्य होते हैं? 2। कितने कार्य? 2। फर्स्ट कार्य है, मैंने आपको बताया था, ट्रांसपोर्ट, संवहन। तो ये जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है ये किसका कार्य करता है? संवहन का कार्य करता है। संवहन के बारे में बताया मैंने, ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो ट्रांसपोर्ट का कार्य कौन करता है ब्लड के अंदर? कौन? ग्लोब्यूलिन। और ब्लड का कौन सा भाग? प्लाज्मा। प्लाज्मा में उपस्थित ग्लोब्यूलिन किसका कार्य करता है? ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है। तो ग्लोब्यूलिन का फर्स्ट वर्क है ट्रांसपोर्ट का कार्य करना। सेकंड, जैसे देखो आपको चींटी ने काट लिया तो आपको क्या होगी? जलन होगी। क्या 24 घंटे जलन होगी? क्यों भाई? 24 घंटे नहीं होगी। कुछ देर बाद, 5 मिनट बाद, 6 मिनट बाद वो जलन क्या हो जाएगी? समाप्त। इसका मतलब किसी न किसी पदार्थ ने क्या किया है? काम किया है, तभी तो वो खत्म हुई है, नहीं तो जलन चलती रहती। तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसने उस एसिड को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। वो कौन सा प्रोटीन होता है? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होता है वो? ग्लोब्यूलिन। ये ग्लोब्यूलिन क्या करता है? इन्फेक्शन से लड़ता है। जो आपके शरीर के अंदर इन्फेक्शन हुआ है, चींटी का काटना भी आपके शरीर में इन्फेक्शन ही है, उस इन्फेक्शन को ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन क्या कर देता है? खत्म कर देता है। क्या कर देता है? खत्म। तो सेकंड वर्क इसका है, ये फाइट करता है किसके साथ? इन्फेक्शन के साथ। समझ में आया? तो ये था आपका ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। क्या कार्य करता है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन बताओ? फर्स्ट कार्य करता है ट्रांसपोर्ट का, और सेकंड कार्य करता है ये फाइट करता है इन्फेक्शन के साथ। तो ये था आपका ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। अब लास्ट है आपका फाइब्रिनोजन। ये जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है ये इन दोनों से क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। इसका कार्य केवल एक ही है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि ये जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है ये रक्त का क्या बनाता है? थक्का बनाता है। रक्त क्या बनाता है? थक्का। जैसे देखो, जब कभी आपको किसी चीज से क्या लग जाती है? चोट लग जाती है, गहरी चोट लग जाती है, तो आपके शरीर में से क्या बहता है? रक्त बहता है। क्या ये रक्त कंटिन्यू बहता है? नहीं, 5-6 मिनट के बाद रक्त क्या बहता है?
जम जाता है, यानी आपके शरीर के ऊपर एक क्या जम जाती है, जहाँ पर लगी वहाँ पर एक पतली परत जिसको हम खूंट बोलते हैं वो जम जाती है। उसको जमाने का कार्य कौन करता है? ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन करता है। ये रक्त का क्या बना देता है? थक्का। अगर ये प्रोटीन नहीं होता तो आपके शरीर में क्या नहीं बनता? रक्त का थक्का नहीं बनता। और कंटिन्यूअसली अगर ब्लड बहेगा तो आपके शरीर में किसकी कमी हो जाएगी? रक्त की, जिससे आपकी क्या हो सकती है? मृत्यु भी हो सकती है। आपने ब्रेन हेमरेज नाम सुना है? ब्रेन हेमरेज में क्या होता है? ब्लडिंग ज्यादा होती है, बाहर से भी होती है और आंतरिक से भी होती है, ठीक है। और उस समय क्या होता है? ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या करता है? काम करना क्या कर देता है? बंद कर देता है, जिससे रक्त का क्या नहीं बनता? थक्का नहीं बनता। और जितनी अधिक क्या हो जाती है? ब्लडिंग हो जाती है, तो खून की कमी के कारण उसकी क्या हो सकती है? डेथ हो जाती है। समझ में आया? और कभी कभी तो क्या होता है? रक्त का थक्का ही जम जाता है। ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या करता है? हेमरेज के समय और ज्यादा क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। तो ये क्या करता है? जो अंदर जो ब्लीडिंग हो रही है उसको क्या कर देता है? अंदर ही जमा देता है, जिससे नसें क्या हो जाती है? ब्लॉक हो जाती है और उससे उस आदमी की मृत्यु हो सकती है। तो दोनों तरीके से होता है। हेमरेज के समय क्या होता है? ब्लीडिंग भी ज्यादा हो जाती है तो रक्त का थक्का ही नहीं बनता। और कभी कभी फाइब्रिनोजन क्या होता है? अधिक एक्टिव हो जाता है तो क्या कर देता है? रक्त को अंदर ही क्या कर देता है? जमा देता है, जिससे नसें क्या हो जाती है? ब्लॉक हो जाती है। तो ये तीसरा प्रोटीन था आपका फाइब्रिनोजन। ये क्या करता है बताओ? ये रक्त का थक्का बनाता है। तो ये था आपका प्लाज्मा। क्या था ये? प्लाज्मा। वापस देख लो, ब्लड में 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। इसमें जल पाया जाता है जो 93% होता है, प्रोटीन पाया जाता है 6% होता है, अन्य पदार्थ पाए जाते हैं जो कितने होते हैं? 1% होते हैं। प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन। इन सब के अलग अलग क्या होते हैं? कार्य। अब जो अन्य पदार्थ है उसमें क्या क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन रक्त पदार्थ, लवण, पोषक तत्व, ये इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। जो केवल कितना % पाया जाता है? 1%। क्या पाया जाता है? 1%। तो ये आपका क्या था? प्लाज्मा। ओके, क्लियर? अब हम पढ़ेंगे रक्त कणिका। और रक्त कणिका में सबसे पहला टॉपिक कौन सा है बताओ? आरबीसी। क्या बोलते हैं इसको? लाल रक्त कणिका। ठीक है, तो सबसे पहले हम आरबीसी में पढ़ेंगे कि आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इसका वैज्ञानिक नाम होता है एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। सेकंड, आरबीसी का जन्म कहाँ होता है? आरबीसी का जन्म, तो आरबीसी का जन्म कहाँ होता है? बोन मैरो में, नहीं अस्थि मज्जा। आरबीसी का जन्म अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो के अंदर होता है। चाहे आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, चाहे प्लेटलेट्स हो, इन तीनों का जन्म कहाँ होता है? अस्थि मज्जा के अंदर ही होता है। यानी बोन मैरो एक ऐसी हड्डी होती है जहाँ तीनों रक्त कणिकाओं का क्या होता है? जन्म होता है। ठीक है, तो आरबीसी का जन्म होता है अस्थि मज्जा के अंदर। फिर मैंने आपको बताया था, देखो ध्यान से सुनना, आरबीसी का जन्म तो अस्थि मज्जा के अंदर होता है, ठीक है, लेकिन इसकी उत्पत्ति कहाँ से शुरू हो जाती है? कहाँ से होती है? इसकी जो उत्पत्ति होती है वो यॉर्क सैक, जिसको कहा जाता है भ्रूणकोश, इसकी उत्पत्ति सबसे पहले यॉर्क सैक, फिर कहा जाती है स्प्लीन, जिसको क्या कहा जाता है? प्लिया, फिर ये लीवर, यकृत, और फिर इसका जन्म कहाँ होता है बताओ? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में यानी बोन मैरो के अंदर। यानी इसकी उत्पत्ति कहाँ से प्रारंभ होती है बताओ? भ्रूणकोश से आरंभ होती है, फिर वो किस में जाती है? प्लीहा में, फिर यकृत में, और फिर अस्थि मज्जा के अंदर इसका क्या हो जाता है? जन्म। समझ में आया? तो आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट होता है। इसका जन्म कहाँ होता है? अस्थि मज्जा के अंदर इसका जन्म होता है।
और इसकी उत्पत्ति कहां से शुरू होती है? यॉर्क सैक से होकर स्प्लीन से लीवर और फिर इसका जन्म कहां होता है? अस्थि मज्जा के अंदर इसका जन्म होता है। अब देखो इसका जन्म पता चल गया कि आरबीसी का जन्म अस्थि मज्जा के अंदर होता है। अब इसकी मृत्यु कहां होती है? तो आरबीसी की मृत्यु, इसकी जो मृत्यु होती है वो होती है स्प्लीन में। स्प्लीन में क्या होता है? प्लीहा। तो इसकी मृत्यु कहां होती है? स्प्लीन में होती है। इस कारण स्प्लीन को क्या कहा जाता है? कब्रिस्तान। किसका? आरबीसी का। इस कारण स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान। ओके, तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? ध्यान से समझना, स्प्लीन को, प्लीहा को कहा जाता है। अब देखो प्लीहा और एक काम करती है। क्या काम करती है बताओ? प्लीहा जैसे देखो इमरजेंसी के समय जो टूटी फूटी आरबीसी होती है उसको मरम्मत करने का कार्य भी कौन करती है? स्प्लीन करती है। यानी जब इमरजेंसी के समय यानी अगर रक्त बहे या कुछ लग जाए तो उस समय जो टूटी फूटी आरबीसी होती है उसका मरम्मत करने का कार्य भी कौन करती है? स्प्लीन करती है। इस कारण स्प्लीन को और क्या कहा जाता है? इमरजेंसी ब्लड बैंक। इसको कहा जाता है बताओ? प्लीहा। समझ में आया? और क्या कहा जाता है इसको? इमरजेंसी ब्लड बैंक। ओके, क्लियर? तो वापस देखो आरबीसी का वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट, जन्म अस्थि मज्जा, उत्पत्ति यॉर्क सैक, स्प्लीन, लीवर और एंड में कहां पर आती है? अस्थि मज्जा के अंदर। मृत्यु इसकी कहां पर होती है? स्प्लीन में, प्लीहा में। इस कारण आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? स्प्लीन को कहा जाता है। इमरजेंसी के समय टूटी फूटी आरबीसी की मरम्मत कौन करती है? स्प्लीन करती है। कौन करती है? स्प्लीन। ओके, अब अगला पॉइंट देखो, आरबीसी की जीवन अवधि। तो आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है बताओ? 20 से 120 दिन। यानी कम से कम आरबीसी कितने दिन तक जीवित रह सकती है? 20 दिन। और अधिक से अधिक कितने दिन तक रह सकती है? 120 दिन। यानी आरबीसी का जीवन काल केवल कितने दिनों का होता है? 120 दिनों का होता है। यानी आरबीसी केवल 120 दिन तक जीवित रह सकती है, इससे ज्यादा आरबीसी जीवित नहीं रह सकती। फिर देखो अगला पॉइंट है केंद्रक, न्यूक्लियस। आरबीसी के अंदर केंद्रक क्या रहता है? अनुपस्थित। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। हमारे आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन इसके दो अपवाद हैं, दो जीव ऐसे हैं जिसके आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। वो कौन है? एक तो है ऊंट और एक है लामा। ये क्या होता है बताओ? अपवाद। इन दो जीवों के अंदर क्या पाया जाता है? इन दो जीवों के अंदर आरबीसी उपस्थित होती है, केंद्रक उपस्थित होता है। समझ में आया? इनके आरबीसी के अंदर क्या उपस्थित होता है? केंद्रक उपस्थित होता है, ऊंट व लामा। फिर हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे, आरबीसी की संख्या कितनी होती है? आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 45 लाख से 55 लाख। कितनी संख्या होती है बताओ? 45 लाख से 55 लाख, या अंग्रेजों की भाषा में बोले तो 4.5 से 5.5 मिलियन। समझ में आया? तो आरबीसी की संख्या कितनी होती है बताओ? ये संख्या कितनी होती है आरबीसी की? 45 से 55 लाख। पूरे ब्लड में, एक रक्त की एक बूंद में, माइक्रो बूंद में इसकी संख्या कितनी होती है? 45 लाख से 55 लाख। समझ में? या इसको बोलते हैं 4.5 मिलियन से 5.5 मिलियन। ओके, क्लियर? फिर आगे देखो, आरबीसी में एक प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन का नाम क्या होता है? हीमोग्लोबिन। आरबीसी में पाया जाने वाला प्रोटीन क्या नाम होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हाँ। हीमोग्लोबिन कौन सी धातु का बना होता है? आयरन धातु का, यानी लोहे धातु का बना होता है। लोहे
धातु का बना होता है। ओके, ये कौन सी धातु का बना होता है? लोहे धातु का बना होता है। अब हीमोग्लोबिन के बारे में आप पढ़ चुके हो। हीमोग्लोबिन की कमी से एक रोग होता है, उस रोग का क्या नाम है? हाँ, एनीमिया। पता है एक स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? पता है कितनी होती है? बताओ। अलग अलग होती है मेल में और फीमेल में। मेल और फीमेल। मेल में कितनी होती है? 14 से 16 ग्राम पर 100 ml। मेल में कितनी होती है हीमोग्लोबिन की मात्रा? बताओ। 14 से 16 ग्राम पर 100 ml। और फीमेल में कितनी होती है? 12 से 14 ग्राम पर 100 ml। ओके, क्लियर? जब इनकी मात्रा में क्या आ जाए? कमी आ जाए, यानी हीमोग्लोबिन की मात्रा में क्या आ जाए? कमी, तो एक रोग उत्पन्न होता है। उस रोग का नाम क्या होता है? एनीमिया। यानी हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। समझ आया? यानी अगर आपके शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा, आप जब टेस्ट करवाते हो तब आता है हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर इसमें है तो आपका हीमोग्लोबिन क्या है? सही है। और इसमें नहीं है तो क्या है? आपको एनीमिया। क्या है? एनीमिया। समझ में आया? तो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आरबीसी की संख्या, आरबीसी की संख्या बताइए कितनी? 42 लाख से 55 लाख। अगर आरबीसी की संख्या सामान्य रूप से बढ़े, सामान्य रूप से बढ़े, तो उसको साइंटिफिक भाषा में क्या कहा जाता है? पॉलीसाइथीमिया। क्या कहा जाता है? बताओ। पॉलीसाइथीमिया। यदि आरबीसी की संख्या सामान्यतः रूप से बढ़े तो उसको साइंटिफिक भाषा में पॉलीसाइथीमिया कहा जाता है। और यदि आरबीसी की संख्या सामान्यतः रूप से क्या हो जाए? कम हो जाए, घट जाए, तो उसको साइंटिफिक भाषा में क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइटोपेनिया। समझ में आया? अगर आरबीसी की संख्या सामान्य रूप से बढ़े तो उसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बताओ। पॉलीसाइथीमिया। और अगर सामान्य रूप से घटे तो उसको बोला जाता है एरिथ्रोसाइटोपेनिया। तो ये थी आपकी आरबीसी। क्या थी? आरबीसी। एक बार वापस देख लो, रिवाइज कर लो। आरबीसी वैज्ञानिक नाम बोलो? एरिथ्रोसाइट। जन्म अस्थि मज्जा, उत्पत्ति यॉर्कशायर, स्प्लीन यकृत और फिर अस्थि मज्जा, मृत्यु स्प्लीन। इसका नाम आरबीसी का क्या कहा जाता है? कब्रिस्तान। टूटी फूटी आरबीसी को कौन मरम्मत करता है? स्प्लीन। इसका इसको क्या कहा जाता है? इमरजेंसी में ब्लड बैंक। फिर मैंने इसकी जीवन अवधि कितनी बताई? 20 से 120 थी। ठीक है। केंद्र इसमें क्या होता है? अनुपस्थित होता है। इसके अपवाद है तो मूंग और लामा, इनमें केंद्र उपस्थित होता है। फिर हमने क्या बताया? इसमें इसकी संख्या कितनी होती है? 45 लाख से 55 लाख, या आप कह सकते हो 4.5 से 5.5 मिलियन। फिर मैंने क्या बताया? इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम क्या होता है? हीमोग्लोबिन। क्या नाम होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कौन से धातु का बना होता है? लोहे धातु का बना होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में पुरुष और फीमेल और फीमेल में संख्या कितना है? इसकी मात्रा कितनी होती है? मेल में 14 से 16 ग्राम पर 100 ml और फीमेल में 12 से 14 ग्राम पर 100 ml। इनकी कमी हो जाने पर कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग हो जाता है। जब आरबीसी सामान्य रूप से बढ़े तो उसे क्या कहा जाता है? पॉलीसाइथीमिया। और अगर आरबीसी सामान्य रूप से घटे तो उसको क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइटोपेनिया। तो ये आपकी क्या थी? आरबीसी थी। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी। ओके, ठीक।